हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्धन क्लासेस। कैसे हैं आप? आशा है सब मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ अनसोल्ड चल रहा है। ये राजीव प्रकाशन का अनसोल्ड है, ठीक है। सेट नंबर 6। देखिए, अगर आपके पास में किसी और प्रकाशन का अनसोल्ड हो तो क्या होगा, उसमें सेट नंबर बदल सकता है। लेकिन देखेंगे, आप पेपर सेट देख लेंगे 822 BA 822 BA। ये कह रहा है दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर की घात 3 है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, इस चित्र में आपको चित्र नहीं दिया हुआ है, आप चित्र इस तरह बनाएंगे। आप दो घनाभ बना लेंगे, दो घनों को मिलाकर के हमें क्या बनाना है, एक घनाभ बनाना है। तो बोल रहा है कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर की घात 3 है। तो यहां लिखेंगे, क्या करेंगे, माना यानी को घन की, माना घन की प्रत्येक कोर, माना घन की प्रत्येक कोर या भुजा, प्रत्येक भुजा x सेंटीमीटर है, या a सेंटीमीटर मान लेंगे, चलिए a सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये दिया है प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर की घात 3। तो यहां लिखेंगे प्रत्येक घन का आयतन, कितना है, 64 सेंटीमीटर की घात 3, 64 सेंटीमीटर की घात 3। देखिए, अब इसमें क्या है, घन का आयतन होता है जी आपका a की घात 3, मतलब भुजा की घात 3, a की घात 3 भुजा की घात 3। 64 को मैं लिखूंगा 4 की घात 3, 4 की घात 3। अब मुझे क्या करना है, इसका दोनों साइड का घनमूल लेना है। तो लेंगे घनमूल लेने पर, घनमूल ले लिया हमने इसका, ठीक है। तो घनमूल लेने पे कितना हो जाएगा, दोनों तरफ से 3 घात खत्म हो जाएगी। तो a बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर, a बराबर 4 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है, जो आपको घन दिया है, घन की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। क्या है, 4 सेंटीमीटर है। तो ये होगी भाई 4 सेंटीमीटर। एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है, दूसरे की कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। ये लंबाई होगी घन की, ठीक है ना। और ये होगी जो ऊंचाई, कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई होगी 4 सेंटीमीटर, और ये क्या है, चौड़ाई, ये चौड़ाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, दोनों घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। दोनों घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। तो ये 4 और 4 कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर होगी। अब ये इन दोनों को मिलाकर के हमने एक घनाभ बना दिया। क्या बना दिया, घनाभ। तो ये लंबाई होगी 8 सेंटीमीटर। तो यहां लिखिए, अब यहां लिखिए, दोनों घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, एक घनाभ बनाया जाता है। ठीक है, दोनों घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। तो अब देखिए, घनाभ के लिए देखेंगे, घनाभ के लिए लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई L बराबर हो जाएगा जी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई B बराबर हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चौड़ाई होगी, चौड़ाई होगी। अब ऊंचाई h बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे, इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुना
लंबाई एल बी, लंबाई चौड़ाई एल बी बी एच, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई, ठीक है। तो ये हो गया 2। एल क्या है? एल है जी आपका 8, एल कितना है 8, चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 4। अब ये चौड़ाई होगी 4, ऊंचाई कितनी होगी 4, ठीक है। और ये ऊंचाई है 4 और लंबाई कितनी होगी? लंबाई है 8, लंबाई 8, ठीक है। तो ये हो गया 2, 8 चौक 32, 4 चौक 16 और 8 चौक 32। तो ये जोड़ेंगे उसको 2, 32 और 32 कितना हो गया? 64, 64 और 16 80, ठीक है। 64 16 80, 8 2 16, 160, कितना हो गया? 160। और क्षेत्रफल को लिखते हैं सेंटीमीटर की घात 2, सेंटीमीटर की घात 2। तो हमें निकालना था घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया भाई? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह करेंगे। अब हम देखेंगे 3 का ख पॉइंट। 3 के ख पॉइंट में दिया है निम्नलिखित सारणी से मध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसको किस तरह से मध्यिका ज्ञात करेंगे। दिया है वर्ग अंतराल और बारंबारता। ये आपको इतना काम मतलब आपके पेपर में देगा इतना काम, ठीक है। वर्ग अंतराल देगा और बारंबारता देगा। अब हमें निकालना है संचयी बारंबारता। हम इसमें निकालते हैं, क्या निकाल लेंगे? संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है। देखिए बारंबारता को आप एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और संचयी बारंबारता को आप सी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। बारंबारता एफ, संचयी बारंबारता सी एफ। देखिए किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं 7। सबसे पहले जो दिया है बारंबारता में वो पद उतार लेंगे बाहर। 7 7 और 12 कितने हो गए? 19। 19 और 18 दूनी 36 और कितना हो गया? 37, ठीक है। 37 और 7 5 12, ये हो जाएगा 5 52। 52 और 10 कितना हो गया? 62। 62 और 3 कितना हो गया जी? 65। 62 और 3 हो गया 65। तो n बराबर कितना हो गया जी? n बराबर हो गया 65। n बराबर किसके? 65। तो हम n/2 कर सकते हैं। n/2, n/2 का मतलब 65/2, 65/2 मतलब 32.5 समथिंग आएगा, 32.5। अब ये आप ध्यान देंगे 32.5 कहां सपोर्ट करेगा? देखिए 19 के पास तो होगा नहीं और ये 37 के पास आ जाएगा। क्या आएगा? 37 के पास आ जाएगा। आप इसको इस लाइन को मतलब नोट कर लेंगे, ठीक है। अब आप ध्यान देंगे इसकी ये जो 37 मतलब 32.5 37 ये 37 वाले संचयी बारंबारता को सपोर्ट करता है। तो अब आप ध्यान देंगे इसकी जो बारंबारता है कितनी है? बारंबारता इसकी 18 है, फ्रीक्वेंसी एफ। अच्छा इसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी भाई? सीएफ। सीएफ हो जाएगी 19, ठीक है। इनको आप मान लेंगे L1 L1 L2। ये हो जाएगा मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, L2 हो जाएगी मध्यिका वर्ग की उच्च सीमा। अब हमें निकालना है मध्यिका। तो मध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है भाई? मध्यिका का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F। L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F माइनस का n/2 और माइनस का CF। L1 बताइए कितना है? L1 है आपके पास में 20। क्या है L1? 20। चलिए भाई इसको मैं लिखूंगा 20। L2 कितना है? 30। 30 माइनस 10 और F कितना हो गया? 18। F हो गया 18। n/2, n/2 का मतलब हो गया 65/2, 65/2। और CF कितना हो गया? CF है जी 19। CF कितना हो गया? CF हो गया आपका 19। चलिए अब मुझे क्या करना है? देखिए ये हो गया 20 प्लस 30 में से हमने सॉरी ये L1 10 है भाई, 20 सॉरी L1 है 20। तो 30 माइनस 20 कितना हो गया? 10। 10/18। और यहां मैं एलसीएम ले लूंगा, ये हो गया 65
और ये होगा 19 दूनी 38, नीचे 2 हो गया। ठीक है, चलिए अब ये कितना हो गया 20 प्लस 10/18 और 65 में से 38 घटा दिया, कितना बचा? देखिए 15 में से 8 घटा दिया, ये हो गया 7। अब यहाँ कितना बचा? 5। 5 में से 3 घटा दिया 2, तो 27। ठीक है, 27/2 हो गया, 27/2। इस 2 से इस 5 को 10 को मैंने 5 बार कैंसिल कर दिया, तो ये कट गया 5 बार। अब मैंने ये 2 बार 9 दूनी 18, 2 बार ये कट गया, 3 बार ये कट गया। ठीक है, तो 20 प्लस 5 तिया 15, 5 तिया 15/2, 15/2, तो 20 प्लस 15/2 को मतलब 15 को 2 से भाग दूंगा तो 7.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7.5। तो 20 और 7 कितना हो गया? 27। 20 और 7 27, तो 27.5 इसकी मध्यिका हो जाएगी। ठीक है, इस तरह करेंगे। अब हम देखेंगे 3 का गैप पॉइंट। 3 का गैप पॉइंट में दिया समीकरण x² - 7x + 12 = 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसको किस तरह करेंगे, तो आप एक काम करेंगे, हमें इसमें मूल नहीं दिए हैं तो हम इसमें मूल मान लेंगे। ये लिखेंगे माना समीकरण x² - 7x + 12 = 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है। तो हमें निकालना है मूलों का योगफल। क्या निकालना है? सबसे पहले आप निकाल लेंगे मूलों का योगफल। रखिए मूलों का योगफल क्या होता है? मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर ये होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये मूलों के योगफल का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब ध्यान देंगे आप, x का गुणांक क्या है भैया? -7 है। क्या है x का गुणांक? -7। और x² का गुणांक क्या है? 1। x का गुणांक क्या? -7, x²। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो 7/1 का मतलब हो गया 7। तो मूलों का योगफल हो गया जी 7। अब हमें निकालना है मूलों का गुणनफल। निकालना है मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा और बीटा की गुणा। क्या फॉर्मूला बनेगा? अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद बटे x² का गुणांक। मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। अब ये ध्यान देंगे अचर पद क्या है भाई? अचर पद है इसमें 12। क्या है अचर पद? 12। और x² का गुणांक क्या है? 1। तो 12/1 का मतलब हो गया 12। अब वो बोल रहा है उनके व्युत्क्रमों का योगफल। तो मूल क्या है? अल्फा और बीटा। व्युत्क्रम होता है उल्टा, तो अल्फा और बीटा के व्युत्क्रमों का योगफल। तो यहां लिखेंगे, यहां लिखिए अल्फा और बीटा के व्युत्क्रम, क्रम से अल्फा और बीटा के व्युत्क्रम क्रम से 1/अल्फा तथा 1/बीटा होंगे। 1/अल्फा और 1/बीटा होंगे। अब हमें निकालना है व्युत्क्रमों का योगफल। तो व्युत्क्रमों का योगफल यानी कि इसलिए व्युत्क्रमों का योगफल, इसलिए व्युत्क्रमों का योगफल। तो व्युत्क्रमों का योगफल हमें निकालना है। व्युत्क्रमों का योगफल इन दोनों को
ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। चलिए इनका एलसीएम ले लेंगे भाई। एलसीएम हो गया इनका अल्फा बीटा। क्या हो गया? अल्फा बीटा। बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा, मतलब अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा का मान क्या है भाई? अल्फा प्लस बीटा का मान है 7। क्या अल्फा प्लस बीटा का मान 7 और अल्फा बीटा का मान क्या है? अल्फा बीटा का मान है जी 12। तो 7/12 इसका व्युत्क्रमों का योगफल हो। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 3 का गैर पॉइंट। दो संख्याओं का योगफल 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुणे से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए किस तरह करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम इसमें मानेंगे, माना बड़ी संख्या x, माना बड़ी संख्या क्या है भाई? x है, बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या हमने मान ली y, छोटी संख्या हमने मान लीजिए y, छोटी संख्या क्या मान ली? y, बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y। ठीक है। अब ये कह रहा दो संख्याओं का योगफल 85 है, तो लिखिए फर्स्ट शर्त। पहली कंडीशन में क्या बोल रहा है? पहली शर्त, फर्स्ट शर्त। तो ये कह रहा दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल 85 है जी। क्या है? दो संख्याओं का योगफल 85 है। तो संख्या क्या है? x प्लस वाई बराबर 85। इसको आप समीकरण नंबर फर्स्ट रख लेंगे। समीकरण नंबर फर्स्ट, दो संख्याओं का योगफल 85। ये कह रहा है यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुणे से 5 अधिक है तो सेकंड शर्त आप लिखेंगे। सेकंड शर्त, सेकंड शर्त जैसे बोल रहा है ऐसा ऐसा करेंगे। ये कह रहा है बड़ी संख्या, तो लिखिए सबसे पहले लिखिए बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। ठीक है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुणे, तो 4 गुना छोटी संख्या, 4 गुना छोटी संख्या, 4 गुना छोटी संख्या से कितने अधिक है? 4 गुना छोटी संख्या, मतलब छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, तो इसमें 5 और जोड़ दो। ये कह रहा बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक। ठीक है। तो बड़ी संख्या क्या है जी? x है, बड़ी संख्या होगी x, छोटी संख्या क्या होगी? y। तो x बराबर 4y, ये कितना हो गया? 5। इसको मान लीजिए आप सेकंड, इक्वेशन सेकंड होगी। अब आप ध्यान देंगे x का मान आप समीकरण फर्स्ट में लगा देंगे। x का मान कहां लगा देंगे? समीकरण फर्स्ट में। तो रखिए x का मान, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखो। समीकरण फर्स्ट है जी ये वाली, रखिए x का मान है 4y प्लस 5, यहां रखो 4y प्लस 5 और प्लस का y बराबर किसके है? 85 के। 85 हो गया, 4y और y हो गया 5y, 5y प्लस 5 हो गया और बराबर किसके? 85 के। तो 5y बराबर 85 माइनस के 5, ये माइनस का 5 उठा करके इधर ले गया। ठीक है। तो 5y बराबर 85 में से 5 घटा दिया, कितना हो गया? 80 हो गया। तो 5y बराबर, तो 5y बराबर 80, तो y बराबर 80 बटे 5, इससे काट दिया मैंने कितनी बार? 16 बार। तो y बराबर किसके हो गया? 16। तो y का मान कितना हो गया? 16। अब मुझे y का मान तो निकल गया, अब मुझे y का मान समीकरण सेकंड में रख दीजिए आप। चलिए रखिए y का मान, y का मान समीकरण सेकंड में, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर
अब सेकंड कौन सी है, ये आपकी समीकरण नंबर सेकंड है। तो रखिए x बराबर y का मान कितना है 16 और प्लस 5, तो x बराबर 16 चौका 64 और प्लस 5, तो x बराबर किसके हो गए 16 चौका 64 और 5 69। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे x क्या था बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या होगी भाई 69 होगी, बड़ी संख्या होगी जो आपकी 69, बड़ी संख्या 69 और छोटी संख्या तथा छोटी संख्या होगी 16। ठीक है, अब आप बहुत ध्यान से देखिए, चेक कर ले कि हमारा आंसर सही है या गलत है। ये कह रहा दो संख्या होगा, ये ऊपर 85 है, जोड़ के देखो 9 6 15 7 1 8 1 9, सॉरी 85 हो गया, 9 6 15 का 5 का 6 7 और 1 8 मतलब 85। अब ये कह रहा है यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुणे से 5 अधिक है, तो इसका 16 चौका 64, 64 में अगर 5 जोड़े तो 69 हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इस तरह से हम इसका उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। अब देखेंगे 4 का क्या पॉइंट, ये कह रहा k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x + ky बराबर 1 और 3x - 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है। मतलब इसमें k का मान हमें निकालना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, समीकरण निकाय a1x b1y = c1। ठीक है, समीकरण निकाय a1x + b1y = c1 तथा a2x b2y = c2 से इसकी आप तुलना करें, से तुलना करने पर, चलिए भाई इसकी हम तुलना करते हैं। करिए तुलना, तो हम इसको मान लेंगे a1 बराबर 2, a1 बराबर किसके हो गया जी, a1 बराबर हो गया 2, a1 b1 बराबर हो गया k और c1 बराबर हो गया a। ठीक है, a2 बराबर 3, b2 बराबर -5 और c2 बराबर 7। ठीक है, तो ये हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली, निकाल ली। अब ये कह रहा का एक अद्वितीय हल है, तो यहां लिखिए यदि समीकरण का एक अद्वितीय हल है, यदि समीकरण का एक अद्वितीय हल है तब फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं हम, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये फॉर्मूला लगाते हैं यदि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब देखिए a1 का मान है 2, a2 का मान कितना है जी 3, अब बराबर नहीं है b1/b2 के, b2 का मान है -5। देखिए -5 किधर गुणा कर दीजिए, तो 5 दूनी 10, तो ये हो गया -10/3 बराबर नहीं है k के, बराबर नहीं है k के। तो इंप्लाइज दैट k डज नॉट इक्वल टू -10/3, k डज नॉट इक्वल टू -10/3, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम 4 का ख पॉइंट देखते हैं। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसको किस तरह करेंगे, तो भाई शंकु के आधार की त्रिज्या क्या है, तो लिखेंगे आधार की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई दी है 12 सेंटीमीटर।
तो ऊंचाई h बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर होगी। अब बोल क्या रहा है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई हमें निकालनी है, तो निकालिए तिर्यक ऊंचाई L बराबर क्या है। ठीक है, देखिए एक शंकु बनाते हैं। ये हमारा एक शंकु हो गया भाई। हमने एक शंकु बना दिया। ठीक है, अब इसकी जो आधार की त्रिज्या है जिसकी 3.5 होगी। ठीक, आधार की त्रिज्या। ऊंचाई कितनी दी है, ऊंचाई दी है 12 सेंटीमीटर, और तिरछी ऊंचाई L हमें निकाल दी है। ये वाली, ये त्रिज्या R है, ये H है, तो ये तिरछी ऊंचाई हमें निकालनी है। तो तिरछी ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है, तो यहां लिखेंगे L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर से। ये वाला फॉर्मूला हमने इसमें लगा दिया। L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L का मतलब हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई का वर्ग, R का मतलब हो जाएगा आधार की त्रिज्या का वर्ग, H क्या हो गया, ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है, ये तिरछी ऊंचाई है। ठीक है, ऊंचाई का वर्ग। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू R कितना दिया है, R दिया है जी 3.5 3.5 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर दिया है। चलिए 3.5 का स्क्वायर, H क्या है, H है 12 का वर्ग, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू 3.5 को मैं लिख सकता हूं क्या, देखिए 3.5 को मैं लिखूंगा इस तरह से 35/10 मतलब दशमलव हटा के मैं नीचे एक जीरो लगा दूंगा। 35/10 का स्क्वायर और 12 का वर्ग भी अभी ऐसे ही रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। L स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 35/10। अब मैं 5 से इसको काट दिया 2 बार, 7 बार इसको काट दूं, 7/2 का वर्ग, 7/2 का वर्ग, ये कितना होगा 12 का वर्ग, 12 का वर्ग, तो वर्ग से रूट कैंसिल हो गया, तो L बराबर अंडर रूट 7 का वर्ग क्या हो गया भाई 49/2 और 12 का वर्ग कितना 144। तो L इज इक्वल टू, तो रखेंगे L इज इक्वल टू अंडर रूट, एलसीएम ले लेंगे, ये कितना हो गया 49 और 144 की मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा, करिए ये हो जाएगा 2 8 और ये हो जाएगा जी 8, 288/2 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गई भाई, ये 2 का वर्ग हो जाता 4, कितना हो जाता 4 हो जाता। ठीक है, इसको थोड़ा रफ करेंगे, ये अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए 144 की आप 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 144 की आप 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16, 14 चौक 56 और 57 हो गया 576, तो 576 प्लस 49, तो अंडर रूट L बराबर, जोड़िए इसको आप, ये कितना हो गया 49 और 576 हम जोड़ेंगे तो 625/4, सॉरी नीचे है जी 4 इनका एलसीएम हो गया था 4। ठीक है, ये नीचे क्या हो गया 4, तो L बराबर अंडर रूट 625 मतलब किसका 25 का वर्ग, तो 25/2 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, तो L बराबर हो गया जी 25/2, तो 25/2 का मतलब कितना हो गया 12.5 सेंटीमीटर। ये होगी जी आपकी तिर्यक ऊंचाई, क्या होगी तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई L बराबर। अब हमें निकालना है क्या, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन।
शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान कितना, वही 22/7। आर कितना है, आर हमारा है 3.5। 3.5 तो 3.5 गुणा 3.5 और एच कितना है, एच है भी 12। एच कितना है 12। तो दशमलव हटा के एक जीरो नीचे लगा दी और एक दशमलव हटा के एक जीरो हमने नीचे लगा दी। ठीक है, अब आप बहुत ध्यान से समझिए। इसको 3 से मैं इसको काट दूंगा 4 बार, 3 चौक 12। ठीक है, और 7 से मैं इसको काट दूंगा 5 बार। 5 बार ये मैंने काट दिया, 7 पंजे 35। अब 5 से इसको मैं काट दूंगा कितनी बार, इसको काट दूंगा जी 2 बार। ठीक है, अब इस 2 से मैं इसको काट दूंगा 11 बार। 11 बार काट दिया। इसको मैंने काट दिया कितनी बार, 5 से 2 बार कैंसिल कर दिया। ठीक है, और ये कितनी बार कट जाएगा, 7 बार ये कट जाएगा। ठीक है, और इससे इसको कैंसिल कर दिया 2 बार। तो 11, ये हो गया 11 दूनी 22। कितना हो गया, 11 दूनी 22 गुणा 7। तो 22 सत्ते कितना हो गया, 154। 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर की घात 2। सेंटीमीटर की घात 2, सॉरी 3 सेंटीमीटर की घात 3। तो शंकु का आयतन हो गया 154 सेंटीमीटर की घात 3। देखिए अपने इस तरह से आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, और ये आप होगी आपकी तिरछी ऊंचाई इस तरह की। अब हम देखिए 4 का गैप पॉइंट देखते हैं। यदि tan a बराबर कोट बी तो सिद्ध करो कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। देखिए हम इसको किस तरह सोल्व करेंगे। इसमें आपको दिया है, क्या दिया है, tan a बराबर हमने दिया है कोट बी। tan a बराबर कोट बी। अब आपने पूरक कोण पढ़े हैं, तो tan a बराबर कोट बी को मैं लिख सकता हूं tan 90 माइनस बी। tan 90 माइनस बी, tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा। tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, मतलब कोट थीटा को हमने tan 90 माइनस थीटा लिख दिया, मतलब tan 90 माइनस बी। अब ध्यान देंगे आप, tan ये रहा और tan ये रहा, इसकी कंपेयर करूंगा तो a बराबर 90 माइनस बी, a माइनस 90 माइनस बी। ये माइनस का बी उठा कर इधर ले आओ, माइनस का बी इधर आकर के कैसा हो गया प्लस का। तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये बात हमें इसमें सिद्ध करनी थी, प्रूव हो गया ये। ठीक है, अब हम देखेंगे 4 का गैप पॉइंट। 4 का गैप पॉइंट है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र 2 और -3 है तथा ए के निर्देशांक 1, 4। देखिए बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है। तो हमें क्या करना है, एक व्यास बनाना है। तो हमने एक व्यास बना लिया जी, हमने एक वृत्त बना लिया। क्या बना लिया, एक वृत्त बना लिया। अब इसमें आप ध्यान देंगे, इसमें ए बी क्या है, ए और बी, ए बी वृत्त का व्यास है। ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है। ठीक है, ए बी वृत्त का व्यास है और केंद्र क्या है इसके, केंद्र है 2 और -3। ये जो केंद्र O है, वृत्त के केंद्र के निर्देशांक है 2 और -3। अब बी बिंदु के निर्देशांक हमें दिए हैं तथा ए के ये बी के निर्देशांक है तथा बी के निर्देशांक है, ये बी के निर्देशांक है भाई। बी के निर्देशांक है 1, 4। क्या है, एक बी के निर्देशांक 1, 4। तो हमें इसमें क्या निकालना है, बिंदु ए के निर्देशांक निकालने हैं। ए के निर्देशांक मान लिए हमने, ए के निर्देशांक x और y है। क्या निकाल लिया हमने, ए के निर्देशांक x, y। तो सोल्व करेंगे इसको हम इस तरह से। तो ए के निर्देशांक निकालने हैं। देखिए माना बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक, माना बिंदु ए के निर्देशांक x, y है।
ए के निर्देशांक क्या है, एक्स वाई है, समझो बहुत ध्यान से। इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैंने मान दिया x1 y1, इसको मैंने मान दिया x2 y, ठीक है। अब दिया है क्या, ए बी क्या है, ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी वृत्त का व्यास है। तो ए बी जब वृत्त का व्यास है तो बिंदु ओ ए बी को दो भागों में बांटता है, मतलब समद्विभाजित करता है। तो लिखिए बिंदु ओ व्यास ए बी को, बिंदु ओ व्यास ए बी को समद्विभाजित का मतलब समान दो भागों में बांटता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो ये क्या है, बिंदु ओ व्यास ए बी को समद्विभाजित करता है। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या है, देखिए ये होगा 2 और -3, मतलब ये बांटता है। तो इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक के फॉर्मूले होंगे, ये मिड पॉइंट है इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक x y बराबर, ये है x y बराबर x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 से आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। देखिए ये बिंदु है आपके 2 और -3, 2 और -3। x1 का मान है x, x1 का मान क्या है जी x, x2 का मान है 1, x प्लस 1 अपॉन अब y2, ठीक है। y1 है जी आपके पास में y और y2 है 4, y2 कितना है 4 और बटे 2, ठीक है। अब आप इनकी कंपेयर कर लेंगे, इसको आप मान लेंगे x, ये हो गया y, x y, इसी प्रकार इसको x और इसको y, ठीक है। चलिए इसको मैंने क्या किया, इसको x के बराबर रखा, 2 बराबर x प्लस 1 बटे 2, इस 2 की तरफ गुणा करके 2 दूनी 4, ये कितना हो गया x प्लस 1, ये मान उठाकर इधर ले आए तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू x, तो ये होगा 3 बराबर x, 4 में से 1 घटा दिया कितना हो गया 3, तो इंप्लाइज दैट, तो x बराबर हो गया जी 3, x का मान क्या हो गया 3। अब आप दूसरा देखिए, दूसरा क्या है y प्लस 4 मतलब -3 बराबर, -3 बराबर y प्लस 4 बटे 2, इस 2 की इधर गुणा कर दीजिए, माइनस के 6, माइनस के 3 दूनी 6 हो गया, तो y प्लस 4, ये 4 उठा कर इधर ले आए तो इधर आकर के कैसा हो गया माइनस का, तो y बराबर 4, तो माइनस के 10 इज इक्वल टू 10, तो इंप्लाइज दैट, तो y इज इक्वल टू किसके हो गया -10, y का मान क्या हो गया -10। तो अब हमें निकालना है बिंदु ए के निर्देशांक, क्या निकाल रहे थे, बिंदु ए के निर्देशांक। तो यहां लिखेंगे अतः बिंदु ए के निर्देशांक, अतः बिंदु ए के निर्देशांक एक्स वाई थे ना, बिंदु ए के निर्देशांक x का मान क्या है भाई, x का मान है 3, x का मान 3 और y का मान क्या है, y का मान है -10, y का मान -10, ठीक है। होंगे ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह करेंगे। तो आज हमारे ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पूरे कंप्लीट होगी, ठीक है। और इसके बाद में मतलब और बाद में देखेंगे। आशा है जितना आज आपको पढ़ाया वो समझ आया होगा। यदि मेरे द्वारा पढ़ाने में आपको कोई बेनिफिट हो रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहे, ठीक है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।